आप सबको नमस्ते। आर्य समाज के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, तो उन पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 6 जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी चर्चा की। जो फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ रियलिटी। ये संसार और इसकी संसार में रहने वाली चीजों की क्या सोर्स है। सेकेंड वाज अबाउट गॉड, ईश्वर क्या है, कैसा है हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार। द सेकेंड प्रिंसिपल वाज द स्क्रिप्चर्स, कि हमारे कौन से स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू धर्म के जिनको जानना जरूरी है, उनकी हायरार्की क्या है। और फोर्थ में हमने जाना जो कि हिंदू धर्म का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट था पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं, दैट इज टू फाइंडिंग द ट्रूथ, नोइंग द ट्रूथ, और आपकी लाइफ में जो गोल हो टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। वो था इसीलिए कि अभी सब कुछ बिलीव पर चला गया, एवरीवन इज बिलीविंग सर्टन थिंग। और नंबर फिफ्थ प्रिंसिपल था कि हमारा जो बिहेवियर हो वो राइट और रॉन्ग को प्रॉपरली समझ के डिलिब्रेट करके जो भी उसके हिसाब से करनी चाहिए। द सेवेंथ प्रिंसिपल है, हमने किया कि स्पेशली इस आर्य समाज और एनी ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। मतलब जब आप कहते हैं कि हम सोशल वेलबींग के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, व्हाट डज इट मीन। सो उसको डिफाइन किया, तो फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, उसके अलग अलग एस्पेक्ट पर हमने चर्चा की। जो सातवां नियम है, सेवेंथ प्रिंसिपल है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग है एवरीवन शुड बी ट्रीटेड लविंगली, अप्रोप्रिएटली, एज पर धर्म बाय अस। तो इसको समझने से पहले एक मंत्र कोट करता हूं इसी से रिलेटेड। ये यजुर्वेद के 36 अध्याय का 18th मंत्र है। धृते द्रंघमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। दुनिया के सारे भूत प्राणी अब सब मुझे फ्रेंड की तरह समझें। अब ये उनका काम नहीं है कि वो मुझे फ्रेंड समझें। मेरा बिहेवियर ऐसा हो कि लोग मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं हार्मफुल नहीं हूं। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, तो उसमें क्या करना होता है, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टू मेक श्योर दैट पीपल आर लुकिंग एट मी एज ए फ्रेंड। तो उसके लिए मेरा क्या काम है कि मैं सबको अपना मित्र समझूं, है ना। मुझे मेरे अंदर वो एबिलिटी दो जो कि नेचुरली है नहीं। देखिए हम किस चीज के लिए प्रेयर करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, है ना। नेचुरली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम नेचुरली बाइस्ड होते हैं नेचुरली। ये मेरा बच्चा है, ये पड़ोसी का बच्चा है, तो हम दोनों को सेम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ये मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो नहीं है, तो हम एक दूसरे को सेम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो समझदार लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, कि गिव मी दैट एबिलिटी कि मैं सबको उस फ्रेंडली देख पाऊं, जिससे कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हो कि सारी दुनिया के बाकी जो क्रिएचर है वो भी मुझे फ्रेंडली देख पाए। और कंक्लूजन है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा है, हम सब एक दूसरे को उस फ्रेंडली आई से स्क्रूटिनाइज करें। हम जब दूसरों को जज करते हैं, इट्स ए वेरी नेचुरल थिंग जजिंग अदर्स, पर जब हम जज करें तो थोड़े फ्रेंडली वे में, दूसरों को जब हम, दूसरों के अंदर हमें बुराई दिखती है, तो जब हम उसके साथ, जब अगर वो हमारा फ्रेंड हो, वो बुराई हमें कभी कभी अच्छी लगने लगती है या हम इग्नोर करते हैं। और वही फ्रेंड जिस दिन दुश्मन बन जाता है तो उसकी अच्छाइयां भी बुरी लगने लगते हैं। सो जब आपकी अंदर की व्यू चेंज हो जाते हैं, उस व्यक्ति के प्रति परसेप्शन चेंज हो जाता है, उसकी खराब चीजें भी आपको कम खराब लगने लगता है। तो इसीलिए कि हम सारी दुनिया को, एक दूसरे को उस फ्रेंडली आई में देखें, जिससे कि हर कोई सरवाइव कर सके।
तो इस मंत्र के साथ एक फाउंडेशन के साथ शुरू करते हैं। जो नियम है इसमें 3 चीजें हैं, प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य। प्रीतिपूर्वक विथ लव, अफेक्शन, गुडविल। धर्मानुसार बहुत सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन अकॉर्डेंस विथ धर्म। धर्म मीन्स ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को इक्वली देखें, हो ही नहीं सकता। अब इससे आप अगर क्रिमिनल को और विक्टिम को सेम आई से देखेंगे तो यू आर प्रोमोटिंग क्रिमिनल्स, यू आर डिस्करेजिंग, है ना, डिमोरलाइजिंग द विक्टिम्स। तो धर्म इज इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड बट क्या सही गलत है। और जो थर्ड है, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज्ड हैं एंड बिकॉज ऑफ द आजकल की ये जो मॉडर्न बहुत सारे नए कंसेप्ट के कारण कंफ्यूजिंग हुआ, दैट इज वो है अप्रोप्रिएटली। यहाँ वो शब्द नहीं है इक्वली। इक्वली की जगह स्वामी जी ने शब्द यूज किया यथा योग्य, अप्रोप्रिएटली व्यवहार करें। हम तीनों को थोड़ी थोड़ी समझेंगे। और ये जो मंत्र से स्टार्ट हुआ कि सारी दुनिया मुझे फ्रेंडली देखें और मैं सारी दुनिया को फ्रेंडली देखूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे का नहीं है कि वो मुझे दोस्त समझे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि लोग मुझे दोस्त समझें। ध्यान रखिए। तो एक पति पत्नी की, एक नॉर्मल पति पत्नी की फाइटिंग है, आर्गुमेंट है। सपोज पत्नी शिकायत करती है, पति कहता है देखो आई हैव ए राइट टू कम होम टू सम पीस एंड क्वाइट, शांति से मुझे थोड़ी देर रहने दो। दोनों में झगड़ा है। पत्नी कहती है आई हैव ऑल्सो राइट टू बी लिव इन पीस। ये राइट की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कोई किसी की नहीं सुनता है, झगड़ा बढ़ता है, कन्वर्सेशन बढ़ता है, आर्गुमेंट बढ़ता है, और रिजल्ट कहां पहुंचता है? मेरी क्या राइट से, माई राइट टू बी हर्ड, माई राइट to be happy, my right to have feelings, my right to have a nice house, my right, and my right. It's all about rights. अब तो बच्चे भी क्वेश्चन कहते हैं, मेरी राइट है, पेरेंट्स की अपनी राइट है, बच्चों की अपनी राइट है। हस्बैंड एंड वाइफ आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर ओन राइट्स, है ना। क्लास में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर फाइटिंग टू गेट देयर ओन राइट्स। ऑल द सिटीजन्स आर नाउ फाइटिंग टू गेट देयर ओन राइट्स। लीडर्स हैव देयर ओन राइट्स। ये जो एक मॉडर्न फेनोमेना डेवलप हुआ है, राइट की स्ट्रगल, इसका अर्थ नहीं है कि राइट की स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके जो विक्टिम है, पावरलेस हैं, जिनके ऊपर जुल्म होता है। पर एक्चुअली जिनके साथ बुरा होता है, those who are suffering, those who are powerless, वो राइट के लिए कम फाइट करते हैं। राइट के लिए वो लोग स्ट्रगल फाइट करते हैं जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं। अब एंड ऑफ द डे क्या होता है? पति पत्नी को ये लगता है कि आई एम मिसट्रीटेड एंड द ब्लेम इज टू द अदर साइड, दूसरे के ऊपर दोष है, और वो सच नहीं मान रहे हैं। पति को लगता है कि मेरे साथ भी जुल्म गलत हो रहा है, और पत्नी ये ट्रूथ नहीं देख पा रही है। पत्नी को भी लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और आप नहीं देख पा रहे हो। बच्चों को लगता है कि हमारा राइट छीन रहा है, पेरेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारी राइट छीन रहा है, और चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड। तो प्रॉब्लम है कि दुनिया केवल राइट के बेस पर नहीं चलती है। ह्यूमन सोसाइटी चलता है बेस्ड ऑन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हैं और अपनी राइट पर बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ध्यान दीजिए, एट द एंड ऑफ द डे पति और पत्नी की जो राइट्स हैं वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट के तरह लगता है, पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे की राइट बन जाता है,
दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी अगले की राइट बन जाती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट बनते जा रहे हैं, या बहुत सारे सोसाइटी में बन चुके हैं, जहां वी फुली डिपेंडेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ राइट, जिसके कारण हम मोरली कंप्रोमाइज्ड होते जा रहे हैं। क्योंकि माई बॉडी माई राइट, माई लाइफ माई राइट, माई कार माई राइट। हर व्यक्ति राइट में चलेगा तो ट्रैफिक रूल ही नहीं कोई फॉलो करेगा, क्योंकि टू फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। माई कंट्री माई राइट में कुछ भी करो तो सारे रूल्स रेगुलेशंस सिस्टम्स कोलैप्स होंगे। जब हर एक की सिर्फ राइट ही सुनी जाएगी तो फिर तो कोई नहीं सरवाइव करेगा। इसको कहते हैं जंगल राज, द रूल ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो इसीलिए एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक दुनिया में जो भी स्मार्ट लोग हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सिस्टम बनाया, स्टैंडर्डाइज किया कुछ चीजों को कि मैं भी सरवाइव करूं, तुम भी करो, मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो। कुछ चीजें तुम कंप्रोमाइज करो, कुछ चीजें मैं करूं, कुछ चीजें तुम एंजॉय करो, कुछ चीजें मैं एंजॉय करूं। और जहां कन्फ्लिक्ट होता है वहां कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइट इन दोनों के जो डिविजन्स। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक ये 4-5 पॉइंट्स रख रहा हूं जिससे कि आप इजीली कनेक्ट कर पाए। इन ए रिलेशनशिप मुझे क्या चाहिए, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कम्युनिकेट करूं। ये मेरा राइट नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूं मनी मन और सामने वाला समझ जाए। पति पत्नी में, घरों में, दुनिया में लड़ाई का मेन कारण है कि दूसरा समझता है कि इस मेरी राइट है कि मुझे 4 बजे चाय मिले, पर मैं ये बोलूंगा नहीं। द अदर शुड अंडरस्टैंड इट। बॉस को लगता है इट्स में राइट कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे सबऑर्डिनेट समझ जाए, एंड अकॉर्डिंग टू दे हैव टू फॉलो इट। आपको चाहिए तो मेक ए रूल बुक बनाओ, बताओ कि ये आपको करना है। सबऑर्डिनेट को लगता है मेरे सर्टन राइट्स हैं, बस क्यों नहीं समझ रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी राइट्स, ये मेरी चीजें जरूरत है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बताओ कि व्हाट आपको क्या चाहिए। ये आपकी राइट नहीं है कि दूसरा आपको समझे, दूसरा सर्वज्ञ नहीं है। अरे मोस्ट ऑफ कपल में ये प्रॉब्लम है, वी एक्सपेक्ट कि सामने वाला ये करे। मेरी बर्थडे आप कैसे भूल सकते हो, हाउ डेयर यू टू फॉरगेट माय बर्थडे। भाई वो इंसान है, आपको अपनी बर्थडे में इतनी ज्यादा प्यार है, ओपनली टेल। सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो अपने बर्थडे को ही भूल जाता है, पर यू हैव टू टेल। ये आपकी राइट नहीं है कि सामने वाला याद रखे, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी नीड का ख्याल रखो। आप जो बोलते हो करते हो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, दूसरे की नहीं। हमारे वर्डिंग की, हमारे हम जो कमिट करते हैं या हम जो एक्शन करते हैं, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए कि ये इकोसिस्टम जिम्मेदारी है जो भी है। दूसरे की बाउंड्री को, पेरिफेरी को रेस्पेक्ट करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पति पत्नी को हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्री हो, नेशन हो, सबको कुछ स्पेस चाहिए। सबकी अपनी एक पेरिफेरी होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि दिस इज माई स्पेस, आई एंजॉय दिस। आप मेरे स्पेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो मैं आपके स्पेस में इंटरफेयर ना करूं। ये ना होने पर झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं। दूसरे को सुनना है तो इसीलिए सुने कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे को सुनो, और सुनो टू अंडरस्टैंड। सुनना इसलिए नहीं कि वो सुन करके आप अपना पॉइंट बनाओ कि आगे मैं क्या जवाब दूंगा।
जब हम घर में या बाजार में या कहीं भी इवन हम गॉसिप करते या आर्ग्यू करते या कोई डिस्कशन करते हैं, हम मैं अपनी बातें बोलूं इस पर हमारा ज्यादा जोर होता है, सामने वाले की सुनने की नहीं। और सामने वाला बोलता भी है, हम सुनते नहीं है। हम सुनते हैं कि इसके बाद मुझे क्या बोलना है, इस थॉट के साथ। इसलिए सामने वाला सामने आधा घंटे तक बोले भी, हम उसको उसने जो बोला वो हमें समझ में नहीं आता है। हमें उसकी वो बातें लेते हैं जो हमें हमें आंसर देने के लिए चाहिए। सबको प्राइवेसी की जरूरत है, सबकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करो। ये सब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट बाद में आती है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। मैं अगर कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मैं या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। और अगर मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, मुझे ओपन होना पड़ेगा कि मुझे इसकी हेल्प चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं बीमार हूं तब मेरे राइट बन गया कि सामने वाले मेरे अंदर की सब दुख सुख को समझे और अकॉर्डिंग टू ट्रीट करे। दूसरों को भी उतने ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो भी डिसीजन ले सकें अपने कुछ चीजों में। कुछ चीजों में आप लोग, कुछ चीजों में वो लें। और कभी कभी एक दूसरे को कंट्रोल करने की, या जो पावर स्ट्रगल जो कि घर से लेकर के व्हाइट हाउस तक सब जगह चलता है, मतलब अपनी फैमिली से लेकर के देश तक, इंटरनेशनली भी, कभी कभी लेट इट गो करना भी या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ चीजें रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइट की समझ के साथ हम अगले पर चलते हैं। ये जो नियम है, इस नियम की पहली चीज है कि हम दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करें। तीन चीजें बताई: प्रीतिपूर्वक, लविंगली, यथा योग्य अप्रोप्रिएटली, धर्मानुसार बेस्ड ऑन द धर्म। जब हम लविंगली कहते हैं, इसकी सिंपल मीनिंग है पोलाइटली, कि दूसरे को अच्छा फील हो, दूसरे को ह्यूमिलिएशन ना हो। बेसिकली ये, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको जो वेटर है वो सर्व करता है, आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली आपसे कमजोर हो, वो नीडी हो। आप एक दुकान में जाते हैं, वहां जो आपको हेल्प करते हैं, आपके यहाँ कोई ग्रास कटर आता है, आता है, वो आपसे फाइनेंशियली, सोशियली डेफिनेटली कम हो सकते हैं। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी इससे डिफाइंड होता है कि आप उन लोगों के साथ कितनी प्यार से या विथ ह्यूमिलिटी आप उनको ट्रीट करते हैं। ध्यान रखिए, हमें कभी कभी ये गलतफहमी होती है, ये डिल्यूजन में हम रहते हैं कि तो मैं तो बहुत पोलाइट हूं। आप या मैं पोलाइट हूं, इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि आप कहां पोलाइट हो। अपने से बड़ों के सामने, अपने बॉस के सामने, जिनसे काम आप निकाल सकते हो उन लोगों के सामने, या जिनसे फ्यूचर में आप कुछ आपके काम में आ सकते हैं उन लोगों के सामने, या आपको लगता है अननेसेसरी क्यों अपने इमेज को खराब करें, ऐसे जगह आप हम्बल रहते हैं। आपकी रियल हम्बलनेस की टेस्ट वहां होती है जहां जो आपसे कमजोर हैं, वीक हैं, जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनके साथ आप कितना रेस्पेक्टफुल हो, उनके साथ आप कितना हम्बल बिहेव करते हो। दैट इज द टेस्टिंग पैरामीटर कि आप रियली हम्बल हो या आप फायदे के लिए हम्बल हो। फायदे के लिए समझते हैं, आप अपना इमेज कल्टिवेट करना चाहते हो। तो आपकी वाणी में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो
वो दिखनी चाहिए कि आप कितने प्यार करते हो। प्यार का मतलब यहां सिंपल कि सामने वाला अच्छा फील करे। और जब आप पोलाइटली बात करते हो, जब आप झुक के बात करते हो, जब आप अपने से कमजोर के लेवल में आकर बात करते हो, वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ होता है। ये प्रूफ होता है कि आप कितने रियली कितना स्ट्रांग हो। तो गांधी जी जब कहते हैं अहिंसा नॉन वायलेंस के बारे में, तो वो कहते हैं ये कमजोर लोगों का काम नहीं है बीइंग वायलेंट। अगर एक वीक पर्सन नॉन वायलेंट है, वो उसकी मजबूरी है ना। मतलब मेरे सामने एक पहलवान आ जाए, रेसलर, और मेरी उससे झगड़ा हो जाए और वो मुझे एक थप्पड़ मारे, तो मैं कहूंगा भाई देखो सॉरी, आई एम ए नॉन वायलेंट पर्सन, आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू, यू आर ए वायलेंट पर्सन, इट्स अप टू यू। तो हम चले जाते हैं। और अगले दिन तो सामने वाला एक बिल्कुल पतला सा दुबला सा छोटा सा, बहस हो गई, उसने भी एक थप्पड़ मार दिया। अब आप वहां पता चलेगा कि आप कितने नॉन वायलेंट हो। आप तो वहां चार लगा दोगे। तो आपकी जो वर्च्यूज है ना, वो तब टेस्टेड होते हैं जहां आपको रियली जरूरत नहीं है, उसके बावजूद आप वहां दिखाते हो। तो इसलिए हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी रेस्पेक्टफुली देखना, आर्टिफिशियली नहीं, दिल से रेस्पेक्ट करना, ये उस व्यक्ति का शो करता है कि वो स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग है, वो इनसाइड कितना स्ट्रांग है, वो शो करता है। अगला जो है स्वामी जी का जो जो प्रिंसिपल में जो सेकंड रूल है कि कैसे दूसरों से व्यवहार किया जाए, सिंह यथा योग्य। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, आज वर्थी, और आप कह सकते हैं अप्रोप्रिएटली। हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं इक्वली। मॉडर्न डेज में कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा अब्यूज्ड होते हैं, राइट, इक्वालिटी, सेमनेस। ये कुछ वर्ड्स होते हैं हम ब्लाइंडली यूज करते हैं, जिसका ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट कम होता है, पर कुछ लोगों को से ईगो सेटिस्फाई होता है कि ना आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेमनेस। सम पीपल फील आई एम मोरली हायर देन अदर्स। स्वामी जी ने ये वर्ड नहीं किया कि सबके को इक्वली ट्रीट करो। उन्होंने कहा आज वर्ती। अब हम दो चीजों को समझेंगे, इक्वालिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। इक्वालिटी शुड बी द बेस ऑफ आवर बिहेवियर। वो कोई एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, हर प्राणी की कुछ फंडामेंटल राइट है, आप उनको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट इज द इक्वालिटी। हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, आदि आदि, ये सब इक्वालिटी की काम है। पर ये इक्वालिटी नहीं हो सकती है कि सब लोग चार रोटी खाएंगे। बात समझ में आती है कि सबके पास $100,000 होना ही चाहिए। मैं अगर चेयर में बैठा हूं तो सबको चेयर में बैठना चाहिए, ये ये नहीं हो सकता। तो यहीं से हमारी कंफ्यूजन शुरू होती है। हम लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, हम लोगों को फेयरली ट्रीट करेंगे। कोई भी सेक्स हो, कोई भी रेस हो, कोई सोशल स्टेटस हो, एज हो, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, किसी को नीचा नहीं देख सकते, किसी को अंडरमाइन नहीं कर सकते, किसी भी कारण से नहीं कर सकते। ये इक्वालिटी जरूरी है। पर आप अगर
इक्वली ट्रीट करने लग जाए तो फिर तो जो जो सीईओ है और जो ग्रास कटर है उनकी सैलरी एक ही होनी चाहिए। वो तो आप कंप्रोमाइज नहीं करोगे। नहीं जी, मैंने तो 10 साल तक डॉग मेडिकल पढ़ा, इतनी पढ़ाई की, मेरी सैलरी तो स्टार्टिंग होती है 300,000 से, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उस समय भूल जाते हैं इक्वालिटी का रोल, कि जो घास काटता है उसको भी 300,000 मिले। इसका मतलब प्रैक्टिकली आप इक्वालिटी की बात नहीं करते हो, वहां फेयरनेस की बात होती है। फेयरनेस की, कि किस व्यक्ति की कितनी कंट्रीब्यूशन है, किस व्यक्ति कितना टैलेंट है, किस व्यक्ति कितना, उस हिसाब से हम सोसाइटी इसी से ही चलती है। हम्म? मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक बार एक शीप में कुछ प्रॉब्लम आया और वो फिक्स नहीं हो पा रहा था। वो कंपनी के जो अपने इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत ट्राई किया, दे कुड नॉट फाइंड द प्रॉब्लम। है ना, प्रॉब्लम फाइंड करना ही मुश्किल होता है, सोल्यूशन तो आसान है। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, तो बहुत उन्होंने ट्राई की, नहीं हुई। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने पूछा कि पता करो कोई एक्सपर्ट हो बाहर से जिसको बुलाया जाए। तो पता चला एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, तो उनको बुलाया गया। तो वो दूसरे शहर में रहते थे, उनको फ्लाई करके लाया गया और वो गए फिक्स करने के लिए। तो वो 10 मिनट में आ गए, फिक्स कर दिया, बोले हो गया ठीक। अच्छा हो गया, वो 10 मिनट में फिक्स करके आ गए। बोले आपका कितना हम पे करें? बोले मेरे ऑफिस से इनवॉइस आ जाएगा। और वो गए, 1 हफ्ते के बाद इनवॉइस आया और बिल बनी हुई थी $50,000 की। कंपनी ने लिखा कि आपने सिर्फ 10 मिनट काम किया, 50,000 की डिमांड की, इसको आप ब्रेक करके बताओ। तो उन्होंने ब्रेक किया। सॉल्विंग द प्रॉब्लम $10, जो नॉट बोल्ट लगा $5, फाइंडिंग द प्रॉब्लम 49,000 पॉइंट इतने डॉलर। ये फ्री में नहीं आता है, ये एक्सपीरियंस से आता है, ये टैलेंट से आता है, ये एजुकेशन से आता है, वो बाजार में नहीं मिलता है। मेरी प्राइस मेरी 10 मिनट की टाइम की नहीं है, मेरी टैलेंट की है, मेरी ट्रेनिंग की है, मेरी अंडरस्टैंडिंग की है। आप ये नहीं कह सकते हो कि कल का इंजीनियर जो बना और 50 साल तक काम करने, दोनों के सेम है, नहीं हो सकता। आप चाहते हैं सबको इक्वल बनाना, यू हैव टू वेज। आप इक्वालिटी में ट्रीट करना चाहते हैं कि तीनों को बराबर का डेस्क दे दो, तब भी जो छोटा है सोसाइटी की, जो सबसे छोटा है, आपके घर की जो छोटा है, इट विल बी अंडर ट्रीटेड, मिसट्रीटेड। अगर आप रियली चाहते हो कि आपके जो सबसे छोटा मेंबर है वो भी इक्वली एंजॉय करे, यू कैन नॉट बिहेव इक्वली, यू हैव टू बिहेव फेयरली। जो सबसे छोटा है उसको सबसे बड़ा टेबल चाहिए, जो सबसे ऊंचा है उसको सबसे छोटा टेबल चाहिए। यथा योग्य व्यवहार हो। आप घोड़े को, हाथी को, गधे को, ऊंट को, चूहा को एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। सबका खाना अलग है। कभी कभी कुछ यंग बच्चे आ जाते हैं, तो एक लड़के आया कि देखो मेरी जो शादी है, शादी में मैं और मेरी जो जो फियांसे है, जो लड़की है, जो कुछ आप कराएंगे सब बराबर होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इक्वली। मतलब बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है इक्वालिटी से, वेल कॉन्सेप्ट से, एवरीथिंग शुड बी इक्वल। डू यू मीन दैट? यस। तो फिर क्या बाथरूम में दोनों एक ही साथ जाते हो और इतना ही टाइम लगाते हो? आप 5 मिनट, वो भी 5 मिनट लगाए, आप दोनों एक ही उतने ही नंबर की रोटी खाते हो, वही इक्वालिटी। उसको एक रोटी खाना होगा, तुम्हें 4 रोटी खानी होगी, स्टुपिडिटी।
हर एक की जरूरतें अलग हैं, हर एक की नीड अलग है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली। हर एक को खुशी अलग अलग टाइप की मिलती है। समटाइम्स सम पीपुल एंजॉय टू बी डोमिनेटेड, सम पीपुल एंजॉय टू डोमिनेट। मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। देयर आर मेनी मेल्स, दे आर हैप्पी, their wives are dominating them. There are many females, they enjoy, they are dominated by their males. There are others who don't like it. ये डिपेंशन कि तुम्हारी स्पाउस को क्या चाहिए, ये तुम्हारी बीच की बात है। तुम 4 रोटी खाओगे कि 1 रोटी खाओगे? उसको, तुम्हें आम पसंद है, उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। यू कैनॉट से नहीं कि दोनों को हम आम खाएंगे, ये नहीं हो सकता। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन चॉइस। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको सेम राइट है, एवरीवन हैज द इक्वल राइट। बट जब आप ट्रीट करते हो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, प्लेस, सिचुएशन, पर्सन्स नीड, पर्सन्स अदर थिंग्स। बहुत सारे चीजों को देख करते हैं, तब जाकर के आप उसको आप जस्टिस करते हो। नहीं तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, आई एम ए पर्सन ऑफ इक्वालिटी। सो being same to everyone is not equal to fair to everyone. आप गरीब की बस्ती में जाते हैं, आप कहे कि मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं लोगों की भला करना चाहता हूं, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। वहां 5 साल का बच्चा है, 8 years old पर्सन है, 22 साल का, 26 साल का जवान है, कोई बीमार है। आप सबको बराबर दो ब्रेड पकड़ा देते हो। वो 5 साल बच्चे को भी 2 ब्रेड देते हो, और वो 25 साल के लड़का, उसको भी आप 2 ब्रेड देते हो, और कहते हो मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया। पर वो जो 25 साल का लड़का, वो भूखा है, और जो 3 साल का लड़का, वो खाने को फेंक रहा है, क्योंकि उसके लिए ये मोर देन इनफ है। आपकी इक्वालिटी ने सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा पैदा करता है। पॉइंट है कि आपकी कुछ फंडामेंटल चीजें होना जरूरी है, जहां इक्वालिटी शुड बी फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग। बेस्ड ऑन दैट आपकी जो व्यवहार है वो पर्सन, टाइम, प्लेस, एबिलिटी, इनके बेस में होना चाहिए। वहीं से आता है यथा योग्य ट्रीट करना लोगों को उनके काम, उनकी पर्सनालिटी, इनके हिसाब से आप ट्रीट करते। अब ऐसे प्रैक्टिकली भी हम यही करते हैं। आप एक मर्डरर और विक्टिम को सेम ट्रीट नहीं कर सकते। एक को जेल देना होता है और एक को घर भेजते हैं, यू कैन नॉट ट्रीट देम इक्वली। और जो फैमिली में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस सोसाइटी में सेमनेस के कारण फेयरनेस को कंप्रोमाइज किया जाता है, वो अननोइंगली या नोइंगली वहां एक डिजास्टर क्रिएट करते हैं। वो लोगों के अंदर रिवोल्ट पैदा करते हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। ये बहुत ही आर्टिफिशियल है, और इसको कॉरपोरेट फील्ड में लेजी मैनेजर सिंड्रोम का एक पार्ट माना जाता है। जब आप सबको बराबर के चक्कर करके वहां घोड़ा और गधा, हाथी और चींटी, सबको बराबर ट्रिक कर चले जाते हो, क्योंकि आपके पास ना टाइम है, ना पेशेंस है, ना नॉलेज है, ना अंडरस्टैंडिंग है टू टू डिसर्न किसको कैसे ट्रीट करना है। आप सबको बराबर करके आ जाते हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं है, ऐसे देश नहीं चलता, और ऐसे फैमिली में कोई खुश नहीं होता। कोई माँ बाप अपने 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, यू कैन नॉट ट्रीट देम इक्वली। इक्वालिटी शुड बी बेस। एक बच्चा 4 बार खाता है, हो सकता है वो जिम जाता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, उसकी जो
फूड है, इंटेक है, वो ज्यादा है। दूसरा, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सरसाइज करने में, जिम जाने में, इज मोर इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखता है, वो आर्ट आर्ट में इंटरेस्ट रखता है, उसका खुराक कम हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो और मैं तुम दोनों से इक्वली ट्रीट करूंगा तो दोनों को चार चार रोटी दूंगा। हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपका एक बेटा या बेटी 6 फुट का हो और एक 5 फुट का हो, दोनों का बेड साइज अलग हो, है ना? मतलब आप दोनों को एक नहीं कर सकते हो ना। एक को, एक हो सकता है कि उसकी उसकी विजडम कम हो, उसकी टैलेंट कम हो, वो मैथ उसको अच्छा नहीं होता उससे, पर ही इज गुड इन राइटिंग स्टोरीज। दूसरा हो सकता है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो, ही हेट्स लैंग्वेज। पर आप दोनों को सेम ट्रीट नहीं कर सकते हो। और कोई भी स्मार्ट पेरेंट्स वो उनकी जरूरत को देखकर, नीड के बेस पर ही ट्रीट करता है। अगेन, द फाउंडेशन इज स्टिल इक्वालिटी, बट आपको फेयरली ट्रीट करना। आप जब फेयरली कहते हैं, इसका मतलब होता है सामने वाले की, वो व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी जो वर्थ, वो कितने का वर्थ करता है, हम ट्रीट करते हैं। जो इसीलिए स्वामी जी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रीट एवरीवन इक्वली, वो यूज करते हैं ट्रीट एवरीवन फेयरली, अप्रोप्रिएटली। जो जितने की योग्य है, जिस तरह का योग्य है, आप उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका है धर्म। धर्म के अनुसार आप एक दूसरे को ट्रीट करें। ये धर्म पूरे गाड़ी का, जो किसी भी चीज की जो सेंट्रल पॉइंट है, जैसे नेशन या गवर्नमेंट के लिए जो जो सेंट्रल पॉइंट होता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली में जो बेसिक पॉइंट होता है एक दूसरे को केयर करना, इसी तरह सोसाइटी हो, फैमिली हो, नेशन हो, दो पर्सन जब सामने होते हैं, अगर दूसरी भाषा में कहें मोर देन वन पर्सन जब होता है, तो धर्म की एंट्री होती है। धर्म मीन्स वर्च्यूज, वैल्यूज, मोरालिटीज, राइटसनेस। आपकी हमारे सारा जो व्यवहार है, वो फिजिकल हो, मेंटल हो या ओरल हो, इसको कहते हैं कायिक, वाचिक और मानसिक, ये उस जो कसौटी है धर्म, उससे वो गुजरता हुआ होना चाहिए। मोरली इज इट राइट और नॉट, इज इट एक्चुअली वर्च्यू और नॉट। और कोई भी मोरालिटी, कोई भी वर्च्यू, कोई भी वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, एब्सोल्यूट नहीं होता। ये डिपेंड करता है प्लेस, पर्सन, टाइम एंड सिचुएशन। कौन सा व्यवहार धर्म की कैटेगरी में आएगा या वर्च्यूज के रूप में जाना जाएगा, ये अपने आप में यूनिवर्सली नहीं हो सकता। ये टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन के हिसाब से डिसाइडेड होता है, पर बेसिक चीजें सेम होता है। पर ये जो हमारा व्यवहार है, ये सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं सबके साथ। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी प्राणियों के प्रति, ऑल द क्रिएचर्स, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग। आपका एक ह्यूमन बीइंग से जैसा ट्रीट करते हो, जो नॉन ह्यूमन क्रिएचर हैं, वो एनिमल्स हो, बर्ड से, उनके साथ भी वही फीलिंग आना जरूरी है। वही प्यार, वही रेस्पेक्ट, वही फेयर ट्रीटमेंट वो भी डिजर्व करते हैं। जो लोग जानवरों का फन करते हैं, फन करने के लिए जानवरों को यूज करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को फन के लिए टर्चर नहीं करते। जो लोग करते हैं उनको हम जिस नजर से देखते हैं, वही व्यू क्रिएचर के, किसी भी एनिमल के साथ जब आप फन में हो, ग्रीड के कारण हो, टेस्ट के कारण हो, जब आप उनके साथ वायलेंस करते हो
या उनको किसी भी तरह से टॉर्चर करते हो, या उनको वो नॉन ह्यूमन बिहेवियर करते हो, तो वो भी उतने ही खराब होते हैं। क्योंकि जहां भी लाइफ है वहां फीलिंग है, वहां सेंसेशन है, उनको भी दुख है, उनको भी दर्द है। आप किसी भी जानवर को जो प्यार से, मोस्ट ऑफ लोग आपके पास पेट है, यू अंडरस्टैंड उनकी फीलिंग है। आप उनसे गुस्से से रहो, उनको उनके साथ मिसट्रीट करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाओगे। आप उनसे प्यार से रहो, आप देखो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। वो भी खुश होते हैं जब उनको प्यार मिलता है, वो भी अंदर से एंजाइटी में जाते हैं जब उनके साथ बुरा होता है। तो इसीलिए वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबके साथ वो व्यवहार, वो प्रेम से और यथा योग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा योग्य, अप्रोप्रिएटली, और धर्म के साथ हमारा ट्रीटमेंट हो। लास्ट में एक चीज, ये मेरा नहीं, मैंने कहीं कोट, कहीं से लेकर कोट करके आपको दिखा रहा हूं। नो मैटर हाउ एजुकेटेड, टैलेंटेड, रिच और कूल यू आर एंड यू बिलीव यू आर, हाउ यू ट्रीट पीपुल अल्टीमेटली टेल्स ऑल। और जब लोगों के साथ आप कैसे ट्रीट करते हैं, मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं, आप अपने से जो वीकर हैं उनके साथ आप कैसे ट्रीट करते हो, वो डिसाइड करता है कि आप रियली कैसे हो। तो इसी के साथ दोबारा, कि जो सेवेंथ प्रिंसिपल है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड लविंगली एंड अप्रोप्रिएटली एज पर धर्म। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्ते।